जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे पहले वाले लेक्चर में दोस्तों हमने टैक्स सिस्टम के बारे में जाना था, जिसमें मैंने आपको दोस्तों डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स डिटेल के साथ पढ़ा दिया है। पहले उस वाली वीडियो को जाकर देखें। अब दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स में मैंने आपको जीएसटी के बारे में पढ़ाया था। जीएसटी के बारे में थोड़ा आपका रिवीजन करा देता हूँ, क्या क्या मैंने इसमें जीएसटी के बारे में आपको बताया था। जीएसटी के बारे में सबसे पहले अगर दोस्तों बात करें तो जीएसटी की फुल फॉर्म जो होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होती है। और जीएसटी को 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। और अगर हम दोस्तों बात करते हैं, जीएसटी एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। और इसको जीएसटी को हम इंटीग्रेटेड टैक्स भी कहते हैं, या आप कह सकते हो एकीकृत कर भी कहते हैं इसको। एकीकृत कर का मतलब होता है इसने बहुत सारे टैक्सों को समाप्त करके एक टैक्स लगता हो, उसी उसी को दोस्तों हम एकीकृत कर कहते हैं। यानी बहुत सारे टैक्सों को समाप्त करके सिर्फ एक टैक्स लगे, उसको हम एकीकृत टैक्स कहते हैं, यानी एकीकृत कर कहते हैं, जो कि हमारा जीएसटी है। जीएसटी ने दोस्तों 17 टैक्स समाप्त किए थे। 17 टैक्सों को समाप्त करके अकेला दोस्तों जीएसटी आपका लगता है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं, जीएसटी लागू करने वाला जो प्रथम देश था वो आपका फ्रांस था। और हमारा जो देश है भारत में जो जीएसटी मॉडल लाया गया था वो आपका कनाडा के मॉडल पर आधारित है, कनाडा से लाया गया है। और कनाडा में भी दोस्तों जो जीएसटी है वो डबल टैक्स सिस्टम है। और डबल डबल टैक्स सिस्टम का मतलब होता है दोस्तों, अ, आपका जीएसटी राज्य सरकार और केंद्र सरकार में एक समान रेशियो में विभाजित हो जाता है। तो उसी को दोस्तों डबल टैक्स सिस्टम कहते हैं। आपका राज्य भी टैक्स लगाता है और सेंट्रल यानी कि केंद्र सरकार भी टैक्स लगाती है। तो भारत में भी दोस्तों यही आपका डबल टैक्स सिस्टम है, जिसमें भारत में दोस्तों राज्य जो भी हैं, राज्य आपके कुछ जीएसटी को लगाते हैं और कुछ केंद्र सरकार है दोस्तों, जो कुछ केंद्र सरकार है जीएसटी जीएसटी लगाते हैं। अगर हम दोस्तों बात करते हैं जीएसटी लागू करने वाला जो फर्स्ट स्टेट था वो आपका असम था। और असम जो कि 12 अगस्त 2016 को असम ने जीएसटी लागू कर दी थी अपने राज्य में, असम में। और दूसरा जो राज्य था वो दोस्तों बिहार था, जो कि 16 अगस्त 2016 में इसने लागू कर दिया था, बिहार ने। और हालांकि दोस्तों आपका जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था भारत में, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे विधेयक हैं जो कि राज्यों के भी मंडलों से भी पारित किए जाते हैं। और और यह दोस्तों अनिवार्य भी होता है कि कुछ ऐसे कुछ बिल होते हैं जिनको केंद्र सरकार तो पारित करेगी, लेकिन इनको राज्य सरकार को भी पारित करना पड़ता है। इस तरीके से दोस्तों जो लास्ट स्टेट था जो कि जम्मू कश्मीर, हालांकि अभी फिलहाल दोस्तों आपका यूनियन टेरिटरी बन चुका है। और जम्मू कश्मीर में 7 अगस्त 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। अगर हम दोस्तों बात करते हैं, यह जीएसटी जो बिल था वो आपका 122वां संविधान संशोधन बिल था, यानी विधेयक था, जो कि प्रस्तुत किया गया था दोस्तों आपका सबसे पहले आपका राज्यसभा में इसको प्रस्तुत किया गया था 3 अगस्त 2016 को, लोकसभा में इसको 8 अगस्त 2016 में पास करने के बाद दोस्तों प्रेसिडेंट के पास पहुंचा 8 सितंबर 2016 में। और प्रेसिडेंट से जब पास हो गया तो दोस्तों ये आपका जीएसटी एक्ट बन गया। और एक्ट जो बना था ये दोस्तों आपका 101वां एक्ट था, यानी कि ये दोस्तों 101वां जो जीएसटी के लिए जो एक्ट बनाया गया था, एक कानून बनाया गया था, और जो कि आपका जीएसटी एक्ट था जो 101वां था। अगर हम दोस्तों बात करते हैं जीएसटी का जो ड्राफ्ट तैयार किया था, वो ड्राफ्ट आपका तैयार करने वाली जो समिति था उसका नाम था असीम दास गुप्ता समिति था। और इसका जो सुझाव दिया था
वो आपका विजय केलकर समिति ने इसका सुझाव दिया था। और जीएसटी टैक्स के स्लैब भी हैं दोस्तों, आपके 4 स्लैब हैं, जिसमें से 0% पर 0% की जो चीज़ें हैं उस पर कोई टैक्स नहीं माना जाता है। उस पे 0% के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं उन पर टैक्स को नहीं माना जाता है। और जो 5% है दोस्तों, 5% के अंदर कुछ चीज़ों को रखा गया है, और आपके 12% हैं, और आपके 18% और 28%। ये 4 स्लैब हैं दोस्तों। क्योंकि ये 4 स्लैब इसलिए हैं दोस्तों, क्योंकि 0% को माना नहीं जाता है। इसके अंदर जो भी चीज़ें आती हैं उन पर कोई टैक्स नहीं लगता, बाकी की चारों चीज़ों पर ये आपका टैक्स लगता है। और जीएसटी के प्रकार के बारे में बात करें तो इसके प्रकार भी 4 होते हैं। एक आपका सीजीएसटी होता है, एक एसजीएसटी होता है, और एक आपका दोस्तों यूटीजीएसटी होता है, और एक आपका आईजीएसटी होता है। सीजीएसटी के बारे में बात करें तो यह दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। एसजीएसटी आपका स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, और यूटी आपका यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश लगाती है। और आईजीएसटी दोस्तों, आईजीएसटी होता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान को बेचा जाता है, सेलिंग किया जाता है, उस पर आपका आईजीएसटी लगता है, जिसे हम इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। यानी दोस्तों एक राज्य में उत्पादन होता है, दूसरे राज्य में उस वस्तु को बेचा जाता है। इस तरीके के जो टैक्स लगाए जाते हैं उनको हम इंटीग्रेटेड टैक्स जीएसटी कहते हैं, और जिसको कलेक्ट करने का जो काम करती है वो आपकी केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं जीएसटी काउंसिल के बारे में, जीएसटी काउंसिल ही इन सभी जीएसटी के मामले, जो भी जीएसटी से संबंधित जितने भी मामले होते हैं वो आपका जीएसटी काउंसिल देखती है। और जीएसटी काउंसिल के बारे में अगर बात करें तो जीएसटी काउंसिल को अनुच्छेद 289 के 289 यानी 279 क्लॉज ए में रखा गया है। इसमें दोस्तों आपकी जीएसटी काउंसिल की चर्चा की गई है, यानी कि वर्णन किया गया है। और 279 आर्टिकल में दोस्तों आपका ये आर्टिकल है 279 का क्लॉज ए। इसमें आपका जीएसटी काउंसिल के गठन के बारे में बात की गई है। अगर हम बात करते हैं इसमें जो सदस्य होते हैं उसमें 33 सदस्य होते हैं जीएसटी काउंसिल में। आपके 2 केंद्र सरकार के होते हैं, 28 राज्य सरकार के होते हैं, और 3 आपके यूनियन टेरिटरीज के आपके वित्त मंत्री होते हैं। इस तरीके से दोस्तों ये आपके जीएसटी काउंसिल के सदस्य होते हैं। और अगर हम बात करें तो जो प्रथम प्रथम जो जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष था, हालांकि वो वित्त मंत्री भी थे, आप आपके जो अरुण जेटली जो थे फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, और जीएसटी काउंसिल के आपके अध्यक्ष भी थे। हालांकि अभी वर्तमान में निर्मला सीतारमन जी हैं। इस तरीके से दोस्तों जीएसटी काउंसिल के बारे में आपको बता दिया। और जीएसटी के बाहर रखे गए कुछ उत्पाद उसके बारे में भी मैंने बताया था आपको, शराब, पेट्रोलियम और विद्युत और रियल एस्टेट। ये चारों ये 4 जो हैं इनको जीएसटी से बाहर रखा गया है, और इन पर राज्य सरकार एक टैक्स लगाती है जिसको कहते हैं उत्पाद शुल्क। ये आपका दोस्तों जीएसटी के संबंधित में बात हो गई। और जीएसटी का जो नंबर होता है वो 15 अंकों का होता है। ये आपकी दोस्तों जीएसटी के बारे में ये बात रही। अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों बजट। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बजट। बजट के बारे में दोस्तों, बजट क्या होता है आप सभी जानते हो, जैसे कि यहाँ हमको भी आप सभी जानते हो बजट क्या होता है। बजट के बारे में अगर हम बात करें, जैसे कि आप सभी घर पर जैसे कि आपको कोई मोबाइल हो गया या कोई बाइक हो गई, अगर कुछ भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम अगर अपने घर पे माता पिता से अगर माता जी से कहेंगे तो आप माता जी आपको जवाब में कह सकती हैं कि आपके पिताजी का बजट सही नहीं है, अगले महीने में जब बजट सही हो जाएगा तो आपको बाइक दिलवा देंगे। तो यही सारा जो भी लेखा जोखा होता है वो आपका बजट कहलाता है। जैसे आप एक आप लाइन में कह सकते हो। अगर दोस्तों इसी तरीके से हमारी जो सरकार भी होती है, सरकार के भी जो भी दोस्तों खर्चे और जो भी व्यय होते हैं, और उनका लेखा जोखा जो किया जाता है उसको हम बजट कहते हैं। और अगर हम एक लाइन में बात करें तो एक साल के अंदर एक साल के अंदर जितना भी सरकार का लेन देन होता है, एक साल के अंदर सरकार का जितना भी लेन देन होता है उसका लेखा जोखा ही आपका बजट कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी कि बजट क्या होता है।
कि एक साल के अंदर जो भी जितना भी सरकार का जो लेन देन होता है, चाहे सरकार आपकी आपकी सरकार, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे आपकी केंद्र सरकार हो। राज्य में दोस्तों आपका बजट राज्य सरकार पेश करती है, केंद्र में केंद्र सरकार आपका बजट पेश करती है। तो अलग राज्य में भी दोस्तों बजट आता है और आपका केंद्र सरकार भी बजट लाती है। तो एक साल का जो भी एक साल के अंदर जितने भी लेन देन होते हैं सरकार के, उनका सबका लेखा जोखा ये आपका बजट कहलाता है। और ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। एक बार और बता देता हूँ आपको, बजट क्या होता है। बजट का मतलब होता है दोस्तों ब्यौरा। बजट का मतलब होता है ब्यौरा, यानी कि एक महीने में जितना रुपए आपने कमाया, एक महीने में जितना रुपए आपने कमाया और उस रुपए को आप कहाँ कहाँ खर्च करोगे, उस रुपए को कहाँ कहाँ खर्च करना है, यही आपका बजट कहलाता है। इसी तरीके से दोस्तों जो सरकार होती है, इसी तरीके से हमारी जो सरकार है, चाहे आपकी राज्य सरकार हो, चाहे आपकी केंद्र सरकार हो, दोनों जो सरकारें होती हैं यह भी अपना बजट बनाकर चलती हैं, यह भी अपना बजट बनाकर चलती हैं। और बजट अगर इनका जब सही होता है, अगर इनका दोस्तों बजट सही होता है, तो ये अपनी जो भी परियोजनाएं हैं उनको सही से लागू कर सकते हैं। और अगर इनका बजट सही नहीं होगा, जैसे दोस्तों अगर इनकी कमाई हुई है 20,000, मान के चलो दोस्तों, और अगर इन्होंने खर्चा कर दिया 40,000 का, तो अब यहाँ पर इनका बजट बिगड़ जाएगा, तो यहाँ पर इनको कर्जा लेना पड़ेगा। इसीलिए सरकार भी आपकी वर्ल्ड बैंक या ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, कहीं बहुत सारी जो बैंक हैं वो आपका लोन देती हैं। लोन इसलिए इनको लेना पड़ता है क्योंकि इनका बजट बिगड़ जाता है। तो यही है बजट में दोस्तों, जो कि आपका जितना भी ब्यौरा होता है, यानी कि आपका कितना, आपकी कितनी कमाई है और उस कमाई को आप कहाँ कहाँ खर्च करना होता है, इन सब का जो ब्यौरा होता है वो आपका बजट कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट्स समझ में आया होगा। अगर हम दोस्तों बात करते हैं बजट की, तो बजट के बारे में बात करें तो ये संविधान में बजट शब्द का कोई प्रयोग नहीं हुआ है। संविधान में दोस्तों बजट शब्द का कोई प्रयोग नहीं हुआ है। और फिर बात तो ये बजट की, तो फिर दोस्तों बजट के स्थान पर प्रयोग क्या किया गया है। तो बजट के स्थान पर दोस्तों हमारा संविधान में एक अनुच्छेद है, जिसका अनुच्छेद 112 है। संविधान में दोस्तों एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 112। और बजट जो है दोस्तों, बजट को संविधान के अनुच्छेद 112 के अंदर वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में परिभाषित किया गया है। ये जो बजट है दोस्तों, बजट को संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में परिभाषित किया गया है। लेकिन दोस्तों बजट शब्द का कोई प्रयोग नहीं हुआ है। हमारा संविधान में जो प्रयोग किया गया है वो वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से प्रस्तुत किया गया है। यानी कि बजट शब्द देखने को नहीं मिलता है, बजट के स्थान पर हमें वार्षिक वित्तीय विवरण देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। हमारा जो एक साल होता है दोस्तों, एक साल का जो वित्तीय विवरण होता है, एक साल का, वार्षिक का मतलब होता है वर्ष, एक वर्ष, और वित्तीय का मतलब होता है दोस्तों जो कि वित्तीय विवरण होता है। अगर हम दोस्तों वित्तीय विवरण के बारे में बात करते हैं, वित्तीय विवरण जो होता है इसे हम वित्तीय वर्ष भी कह सकते हैं। वित्तीय विवरण जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, हम इसको वित्तीय वर्ष भी कह सकते हैं, या फाइनेंशियल ईयर भी इसको कहा जाता है। जो दोस्तों सरकार ने वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि सरकार ने एक साल का जो समय मांगती है, वही आपका वित्तीय वर्ष कहलाता है। अब चाहे आपकी दोस्तों राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, यह आपका एक साल का समय मांगती है। और उसी उसी को हम वित्तीय वर्ष कहते हैं, उसी को हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, जो कि आपकी 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होती है। आप दोस्तों देख सकते हो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के समय को हम वित्तीय वर्ष कहते हैं, जो कि आपकी सरकार ये समय मांगती है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं सरकार के बारे में, वित्तीय वर्ष जो है आपका, ये जो ये जो बजट होता है वो दोस्तों आपके केंद्र सरकार बनाती है। अगर हम दोस्तों इसका पूरा कंप्लीट देखें, ये जो बजट है जो केंद्र सरकार बनाती है इस बजट को, और सरकार के दोस्तों जो भी आने वाले एक साल में कितनी उनकी आय है, एक साल के अंदर कितनी आय है, कितनी इनकम है, और सरकार का कितना व्यय है, यानी कि कितना एक्सपेंडिचर है, इन सरकार के आय और सरकार के व्यय का जो भी लेखा जोखा होता है एक साल के अंदर, उसी को हम दोस्तों बजट कहते हैं, या आप वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। आप कह सकते हो इजी वे में, एक साल के अंदर सरकार की कितनी आय हुई है। अब आय कहाँ से होगी दोस्तों, जो कि हमारी जीएसटी है, जो भी जितने भी टैक्स हैं, वहाँ से सरकार की आय निकलती है। और सरकार का व्यय कहाँ होता है, व्यय आप जान सकते हो, कहीं भी योजनाएं निकल रही हैं वहाँ पर खर्च करेगी। तो इस तरीके के व्यय होते हैं, और इन सब का जो लेखा जोखा होता है, आप सभी जानते हो कि सरकार जब अपना बजट बनाती है तो आप सभी जानते हो कि सरकार स्वास्थ्य पर कितना खर्च करेगी और शिक्षा पर कितना खर्च करेगी। तो ये एक्सपेंडिचर होता है, ये इन सभी का जो लेखा जोखा होता है उसी को हम बजट कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। अब दोस्तों, अब एक पॉइंट और है आपका, वित्तीय वर्ष ये होगी दोस्तों, कुछ आपकी आगामी वर्ष भी होती हैं और कुछ आपकी पिछला वर्ष होता है। जो साल आपका आता है जो साल आपका आता है उसको हम आगामी वर्ष कहते हैं। आप आप कह सकते हो जो साल आता हो उसका जो लेखा जोखा होता है, जो आगामी जो साल होती है उसका जो लेखा जोखा होता है उसको हम बजट कहते हैं। जो साल आने वाला होता है उसका जो लेखा जोखा होता है वो आपका बजट कहलाता है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर पुराना है हालांकि एग्जाम्पल, जैसे 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 का जो आगामी वर्ष है वो आपका, हालांकि मैंने दोस्तों ये 2000 आपका 2023 से माना था, 2023 से आगामी वर्ष माना है। लेकिन दोस्तों अगर अभी की स्थिति में अगर हम बात करें तो मान के चलो ये हमारी 1 अप्रैल आगामी वर्ष क्या होगी हमारा, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025। तो ये वाला जो दोस्तों आगामी वर्ष है, इसका जो लेखा जोखा है वो आपका बजट कहलाता है। तो वही पॉइंट लिखा है यहाँ पर दोस्तों, और इसको जो तैयार करता है वो आपका वित्त मंत्रालय तैयार करता है। जितना भी दोस्तों बजट जो तैयार किया जाता है वो आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। और जो पिछला वर्ष होता है, मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल दोस्तों 2023 को मानकर चला है। अब 2023 के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे पिछला वर्ष जो रहा होगा वो आपका वित्त वर्ष कौन सा रहा होगा, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। अगर हम दोस्तों अगर हम अभी देखते हैं इस टाइम पर 2024 के कंपैरिजन में देखें तो क्या रहा होगा पिछला वर्ष हमारा, पिछला वर्ष रहा होगा 1 अप्रैल 2023 से और 31 मार्च 2024। ये हमारा पिछला वर्ष रहा है और ये हमारा आगामी वर्ष रहा है जब हम 2024 को अभी अभी के टाइम पर मान के चल रहे हैं तब। अगर मैंने दोस्तों एग्जाम्पल जो लिए हैं वो आपको 2023 को मानकर लिया है। तो अगर 2023 के आधार पर देखते हैं तो पिछला वर्ष हमारा वित्तीय वर्ष जो था वो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक। इसके इसका जो दोस्तों यानी कह सकते हो जो साल चला जाता है उसका जो लेखा जोखा होता है उसको हम आर्थिक सर्वेक्षण कहते हैं, कि सरकार ने पिछले साल में कितनी उपलब्धियां हासिल की हैं। उसका जो लेखा जोखा होता है उसको हम आर्थिक सर्वेक्षण के नाम से जानते हैं। और जो दोस्तों हम जो उपलब्धियां हासिल करेंगे आगामी आगामी वर्ष में, जो हम जितनी भी उपलब्धियां हैं, जितने भी हमारे जो भी हमारे कह सकते हो जो भी उपलब्धियां हो, जो भी टारगेट है उनको जो हम अचीव करेंगे तो उसका जो लेखा जोखा कहलाता है आपका बजट। चाहे हम दोस्तों कहते हैं कि हम शिक्षा पर इतना खर्च करेंगे, इतना दोस्तों ये हासिल करेंगे, स्वास्थ्य पर इतना खर्च करके, तो इस तरीके के जो लेखा जोखा होता है वो आपका बजट कहलाता है। और यहाँ पर हमने कितना हासिल कर चुके हैं वो हमें उसमें आर्थिक सर्वेक्षण में पता चलता है, और कितना हासिल करेंगे वो हमें बजट में पता चलता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। इन आपका जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, जो बजट होता है, इन दोनों को ही तैयार आपका जो करता है वो आपका वित्त मंत्रालय तैयार करता है। हालांकि वित्त मंत्रालय के अंडर में आपका एक डिपार्टमेंट आता है जिसका नाम है डीईए, जिसे हम कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक
डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। जो दोस्तों हमारा आर्थिक सर्वेक्षण है, जिसे हम इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं, अगर हम इसके बारे में बात करें, यह आपका जो तैयार करता है वो आपका वित्त मंत्रालय करता है। हालांकि बजट को भी आपका वित्त मंत्रालय ही तैयार करता है। और अगर हम वित्त मंत्रालय के अंदर एक डिपार्टमेंट आता है जिसका नाम है DEA, जिसे हम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स कहते हैं, जो इसको तैयार करता है, जो इकोनॉमिक सर्वे को तैयार करता है। इसे हम आर्थिक मामलों का विभाग भी कहते हैं, जो कि इसको तैयार करता है। आपका जो आर्थिक सर्वेक्षण है, इकोनॉमिक सर्वे है, इसको वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है और इसको भी आपका वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट सभी समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें, आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो हर वर्ष बजट से एक दिन पूर्व संसद में प्रस्तुत किया जाता है। यानी दोस्तों मान के चलो आपका जो बजट प्रस्तुत होना है 1 फरवरी को, तो आपका आर्थिक सर्वेक्षण है, इकोनॉमिक सर्वे है, वो आपका 31 जनवरी को प्रस्तुत कर दिया जाएगा संसद में। तो वही पॉइंट है, आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो बजट से एक दिन पूर्व संसद में प्रस्तुत कर दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉइंट समझ में आया होगा। आपका वित्त मंत्री के द्वारा ही इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है और बजट भी आपका वित्त मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो आपका 31 जनवरी को प्रस्तुत किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। और अगर हम दोस्तों वर्तमान में बात करते हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार जो हैं वो आपके ओवी अनंत नागेश्वरन है। और आपका जो बजट होता है वो आपका 1 फरवरी को वित्त मंत्री द्वारा संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। और बजट से एक दिन पहले आपका, मैंने बता दिया, 31 जनवरी को आपका इकोनॉमिक सर्वे, जिसे हम आर्थिक सर्वेक्षण के नाम से जानते हैं, आपका 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण आप कह सकते हो, जैसे इकोनॉमिक सर्वे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी के सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें, थोड़ा दोस्तों जब बजट के बारे में बात हुई है तो बजट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, बजट की हिस्ट्री क्या क्या रही है। अगर हम दोस्तों बजट के हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों बजट का इतिहास। बजट मैंने हालांकि तुम आपको बता दिया है, बजट के बारे में मैंने आपको बताया कि बजट जो होता है, हालांकि इसका हमारे संविधान में कोई भी इसका वर्णन नहीं किया है। इसकी स्थान पर, बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र किया गया है। और अगर हम दोस्तों बात करते हैं बजट जो है वो आपका फ्रेंच भाषा के बुगेट शब्द से निकला है। फ्रेंच भाषा का एक दोस्तों बुगेट है, बुगेट शब्द से ये निकला है आपका बजट। और जिसका मतलब होता है बुगेट का मतलब होता है चमड़े का थैला। यानी दोस्तों बजट का जो मतलब होता है, बुगेट का जो मतलब होता है, वो आपका चमड़े का थैला होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, बुगेट का मतलब क्या होता है। और भारत का जो प्रथम बजट था वो आपका 18 फरवरी 1860 में प्रस्तुत किया गया था। और अगर हम बात करते हैं, उस टाइम पर जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो आपके जेम्स विल्सन थे। और जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 में पहला बजट प्रस्तुत किया था। और इसीलिए इसीलिए इनको जेम्स विल्सन को बजट का प्रणाली का संस्थापक कहा जाता है। इसलिए बजट प्रणाली का संस्थापक इनको कहा जाता है। अगर दोस्तों थोड़ा, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था वो आपका 26 नवंबर 1947 में किया गया था।
और उस टाइम पर जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो आपके आर के षणमुखम चेट्टी थे। इनके द्वारा स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था। और उसके बाद दोस्तों गणतंत्र भारत का जो प्रथम बजट, यानी कि जब हमारा गणतंत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर संविधान जब लागू हो गया था हमारे देश में, संविधान जब लागू हो गया था, उस गणतंत्र का मतलब होता है संविधान जब लागू हो गया था, तब भारत का प्रथम बजट जो प्रस्तुत हुआ था वो 28 फरवरी 1950 में जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उस टाइम पर प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर जो थे आपके जॉन मथाई थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट सभी समझ में आए होंगे। जो हमारा दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो आपका वित्त मंत्री के द्वारा वित्त मंत्रालय में पब्लिश होता है, और वित्त मंत्री इसको प्रस्तुत करते हैं। और यह जो दोस्तों आपका आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है, थोड़ा बता देता हूँ। आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो आपका पिछले साल की रिपोर्ट होती है, और ये जो बजट होता है पिछले साल की ये रिपोर्ट होती है, जो कि सरकार सरकार क्या क्या उपलब्धियां हासिल करती है, सरकार जो होती है वो क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है, वो आपके आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में पता चल जाता है। जो हमारा बजट होता है, और बजट जो होता है दोस्तों, ये बजट जो होता है, जब हमारा वित्त मंत्री जब संसद के जब समक्ष प्रस्तुत कर देता है इसको बजट को, तो हमारा जो एक सीईए होता है, जिसको मैंने आपको बताया था, सीईए जो होते हैं आपके, जिसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कहा जाता है, जो कि आपके कौन थे दोस्तों, अनंत नागेश्वरन जी हैं अभी। वो आपके संसद में सबको पढ़कर सबके समक्ष बताते हैं, पढ़कर क्या क्या हमारे आगे आगे क्या क्या हमारे टारगेट्स हैं, क्या क्या हासिल करना है। तो यह संसद में पढ़कर बजट को बताया जाता है। तो इसी तरीके से दोस्तों हमारे गणतंत्र भारत में प्रथम बजट जो प्रस्तुत हुए थे जॉन मथाई के द्वारा, इन सभी फाइनेंस मिनिस्टरों ने भी यही काम किया था, संसद में प्रस्तुत करते थे। और यह जो बजट होता है दोस्तों, ये आपका बजट, हालांकि अभी तो बजट में जो बताया जाता है कि जो सरकार है, सरकार शिक्षा पर कितना खर्च करेगी, स्वास्थ्य पर कितना खर्च करेगी, जो भी दोस्तों आय होती है, जो भी इनकम होती है, कितना खर्च करेगी। और यह हमेशा संसद में 1 अप्रैल को लागू होता है। यह दोस्तों आपका 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। जब ये लागू जो होता है वो आपका 1 अप्रैल से लागू होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये आपके बजट 1 अप्रैल से ही लागू होते थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा है, प्रथम महिला वित्त मंत्री जो थी, वित्त मंत्री जो थी वो आपकी इंदिरा गांधी जी थी। और इंदिरा गांधी जी 1970 में आपकी अ, पहली प्रथम महिला वित्त मंत्री बनी थी, और साथ ही साथ में ये आपकी प्रधानमंत्री भी थी और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी बनी थी। हालांकि दोस्तों एक जो मंत्री होता है वो एक से ज़्यादा पदों को रख सकता है, एक से ज़्यादा पदों को दोस्तों रख सकता है। तो प्रधानमंत्री के साथ साथ ये फाइनेंस मिनिस्टर भी थी, लेकिन यह दोस्तों 1 साल के लिए ही थे। यह जो फाइनेंस मिनिस्टर थी, यह मात्र 1 साल के लिए ही इनको बनाया गया था। ये 1 साल के लिए, क्योंकि उस टाइम पर मोरारजी देसाई की सरकार चल रही थी। तो मोरारजी देसाई की सरकार जब आई थी, उसकी वजह से दोस्तों इनको 1 साल के लिए फाइनेंस मिनिस्टर दिया गया था। अगर हम दोस्तों बात करते हैं जो पूर्णकालिक जो महिला वित्त मंत्री बनी थी, पूर्णकालिक क्या होता है दोस्तों, जो भी कोई भी मंत्री जो होता है वो आपका 5 साल के लिए 5 साल की अवधि के लिए बनाया जाता है। तो जो इनका जो वित्त मंत्री जो पद मिला है वो इन्होंने 5 वर्षों तक अपना निभाया, इसलिए ये अपनी जो 5 साल की जो इनका जो अवधि है, इनका जो काल है, वो उस पूरे काल में ये आपकी वित्त मंत्री रही हैं, इसलिए इनको पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कहा जाता है। तो वो आपकी निर्मला सीतारमन जी हैं। वर्तमान में दोस्तों ये अभी भी वर्तमान में भी है, प्रेजेंट में भी अभी वित्त मंत्री आपकी निर्मला सीतारमन जी हैं। और सर्वाधिक बार जो बजट प्रस्तुत करने का जो रिकॉर्ड कायम किया था वो आपके मोरारजी देसाई जी थे, उन्होंने 10 बार बजट प्रस्तुत किया था। दूसरे आपके पी चिदम्बरम जी हैं, जो कि इन्होंने आपका 9 बार बजट को प्रस्तुत किया किया था।
और उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, इसमें ये रेल बजट और आम बजट, रेल बजट और आम बजट के बारे में बात करते हैं। तो यह 1924 से पहले यह दोनों एक साथ प्रस्तुत किए जाते थे संसद में। 1924 से पहले ये दोनों रेल बजट और आम बजट दोनों एक साथ प्रस्तुत किए जाते थे संसद में, लेकिन 1924 में एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था एकवर्त समिति। एकवर्त समिति के सिफारिश पर, इसकी रिकमेंडेशन पर ही 1924 में जो कि बनी थी, इसकी रिकमेंडेशन पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। ये आपका आम बजट हो गया और ये आपका रेल बजट है, इन दोनों को अलग कर दिया गया था 1924 के बाद। लेकिन बाद में दोस्तों एक वित्तीय वर्ष 2017-18 में क्या हुआ, एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था विवेक देवराय समिति। इसके सिफारिश पर रेल बजट और आम बजट को एक एक कर दिया गया था, और रेल बजट और आम बजट को एक साथ मिला दिया गया था। फिर जो वित्तीय वर्ष 2017 और 18 में एक साथ इन दोनों बजटों को प्रस्तुत किया गया था। हालांकि इनको जो मंजूरी मिली थी, रेल बजट को आम बजट को एक साथ जो मंजूरी मिली थी, वो आपकी 21 सितंबर 2016 को इनको मंजूरी मिली थी। इसके बाद ये अगली वित्त वर्ष 2017 से 18 में इन दोनों बजटों को एक साथ प्रस्तुत किया गया था। अगर हम दोस्तों बात करते हैं बजट के बारे में, तो बजट आपका जो होता है वो किस किस को मिलाकर बनता है। बजट जो होता है वो आपका दोस्तों किस किस को मिलाकर बनता है, उसके कुछ एलिमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा दोस्तों आपको ये पॉइंट बता दे रहा हूँ, एलिमेंट्स ऑफ बजट। बजट के एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपका एक सार्वजनिक आय होता है और एक आपका सार्वजनिक व्यय व्यय होता है। सार्वजनिक आय दोस्तों आप कह सकते हो, इसको पब्लिक इनकम भी कहते हैं, और इसको सार्वजनिक व्यय को पब्लिक एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। यह सार्वजनिक आय में आपके दोस्तों राजस्व आय भी जुड़ता है और आपका पूंजीगत आय को भी देखा जाता है, और हालांकि और आपका सार्वजनिक व्यय में आपका राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय भी देखने को मिलता है। ये सभी अवयव आपके बजट के होते हैं, और इन सभी को हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपके डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ बताएंगे इसमें दोस्तों क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या क्या इनका मतलब होता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।